साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अफवाह का एक छोटा सा पार्ट जो बाकी रह गया था, भारत की झीलें। ठीक है। राजस्थान की जब झीलें पढ़ाई थी तुलनात्मक आपको बताई थी, विश्व, भारत और कुछ राजस्थान की तो डिटेल में बताई थी। आज का टॉपिक बहुत छोटा है साथियों, लेकिन जो प्रश्न बनने की प्रकृति है ना वो ये है कि सीधा सीधा पूछते हैं। देखो 80% चांस सीधा सीधा रहता है कौन सी झील कहां है। तो आपको क्या याद करना है वो देख के करना। मैं आपको प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण भी बताऊंगा, कौन सी झील कहां है और किस झील की कौन सी विशेषताएं याद रखनी है वो भी बताऊंगा। देखो याद आप लोगों को करनी है, आज की क्लास में आपके याद करने लायक चीज है, यानी कि झील कौन सी कहां है ये याद कर लेना। अब इसमें ऑप्शन चारों साथ में देके भी पूछ सकते हैं, सुसंगत असंगत कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो याद आपको करनी है, उस तरीके से याद कर लेना। मैं बता दूंगा आपको सही तरीके से, मैप पे भी बता दूंगा कि भैया ये झील यहां है। अब याद आपको करनी है। तो आज की शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है। कल शनिवार है, शनिवार ही है ना? हाँ, कल शनिवार है। शनिवार को मैं हिंदी की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं आपको। रीट के अंदर 30 नंबर पे अपनी पकड़ कैसे बनानी है। मेरे रीट 2016 में 30 में से 29 नंबर थे, तो मैं आपको हिंदी की स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि किस तरीके से लाए जा सकते हैं। अच्छे से बहुत हेल्प लग जाती है आपको, मतलब बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने में हिंदी लगभग सभी के हैं। तो कल वो बताऊंगा। संडे को अपन जो अपना क्रैश कोर्स जो लॉन्च होगा पूरे 40 दिन के लिए लगभग, उसमें क्या क्या कैसे चलेगा, उसकी किस तरीके से क्लासें कब आएगी, किस तरीके से आपको उसके लिए तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने, वो सारी चीजें उसका वीडियो आएगा और सोमवार से करेंगे धमाका। ठीक है, तो आज ये पढ़ लो, अपना अफवाह पूरा हो जाएगा। अब सेकंड ग्रेड का बैच चलेगा, कंटिन्यू नहीं चलेगा, क्या कैसे आ सकती है कैसे नहीं आ सकती वो सब संडे को बताऊंगा। तो बार बार पूछ के परेशान मत होना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपन सीधा टू द पॉइंट। महाराणा प्रताप वाली कल पूरी स्टोरी था सुना दी है। ठीक है, सब कुछ एक एक चीज बता दी है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कल बताया है, एक एक्स्ट्रा आपको मिला है, देख लेना नहीं देखा है तो। ठीक है ना, बार बार ऐसी क्लासेस नहीं आती है तो वो देख लेना, उसके बाद में फिर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले आते हैं झीलों के प्रकार। वैसे झीलों का प्रकार में कोई वर्गीकरण मैं नहीं ले रहा हूं, मैं सीधे सीधे आपको प्रकार बता रहा हूं कि ये झीलें होती है। प्रश्न बनते कम है लेकिन समझनी जरूरी है, यदि किसी को समझानी भी पड़े तो पता होना चाहिए। देखो विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक झीलें साथियों उसे कहते हैं जो भूगर्भिक हलचलों से बचती है, भूगर्भिक हलचलों से बनती है, या तो धरातल के ऊपर उठने से या नीचे धंसने से बनी जो झीलें होती है वो आपके साथियों होती है विवर्तनिक झीलें। ठीक है, जैसे कि अपने कुमायूं की झीलें हैं, ठीक है, उत्तराखंड वाली, आपके कश्मीर की वुलर झील है, ये सारी जो है भूगर्भिक हलचलों से बनी है, तो ये कहलाती है आपके विवर्तनिक झीलें। यानी कि पेन चेंज करना की, यानी कि धरातल के ऊपर उठने नीचे धंसने से बनी झीलें हैं। जैसे इसके उदाहरण के रूप में यदि देखें तो साथियों आपकी वुलर झील बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, मीठे पानी की अपने यहाँ पे सबसे बड़ी झील है प्राकृतिक भारत की। ठीक, फिर देखो साथियों एक वर्गीकरण ये आता है ज्वालामुखी वाली। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एक तो होता है क्रेटर और एक होता है कल्डेरा, दोनों ही ज्वालामुखी से निर्मित झीलें। अब जैसे राजस्थान का की झीलें पढ़ाई तो उसमें बताया मैंने, पुष्कर के बारे में बताया और नक्की के बारे में भी बताया। तो कई बंदे मतलब नई नई तैयारी करते हैं तो बहुत सारे मैं देखता हूं ना, अब जितने विद्यार्थी ज्यादा जुड़ रहे हैं बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं, गुरुजी ये ऐसे वैसे। देखो कंफ्यूजन होना एक सामान्य बात है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, निरंतर पढ़ोगे तो आपके काफी सारे डाउट क्लियर होंगे। जब आपने अभी तक अपना दायरा नहीं बढ़ाया, अभी पढ़ना शुरू किया है तो होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था शुरू शुरू में। स्टार्ट में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी कंपटीशन की, साथियों मुझे पता ही नहीं था राजस्थान में जिले कितने। ठीक है ना, तो वहां से इस लेवल तक आया हूं तो आप भी आ सकते हो। इसलिए कभी खुद को कमजोर और ये मत समझना कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ठीक है ना, जब जागो तब सवेरा। तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे अभ्यास करोगे, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, अपना दायरा बढ़ाओगे, तो आपके कंफ्यूजन नाम की बीमारी मिट जाएगी। आप खुद उनमें अंतर करना सीख जाओगे क्योंकि आपकी मानसिकता उस लेवल की हो जाएगी। तो यहां पे देखो आप क्रेटर और कल्डेरा में क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झीलें हैं दोनों। ज्वालामुखी के छोटे मुख से जो निर्मित झीलें होती है वो कहलाती है क्रेटर, और ज्वालामुखी के बड़े मुख से जो निर्मित झीलें होती है वो कहलाती है कल्डेरा। ठीक है, कल्डेरा का उदाहरण आपके बढ़िया है पुष्कर।
ठीक है ना। और क्रेटर का उदाहरण आपके बढ़िया है नक्की, राजस्थान की यदि बात करें। अब कई जना कहते गुरु जी नक्की झील तो थे गलत बता दी, नक्की झील तो मैं पढ़ी उड़ो है कि नकू खोदी ओड़ी है कि रसिया बालम खोदी नकू, वो किंवदंतियां है बनी ऐसे है, किंवदंतियां है। ये है भारत की सबसे ऊंची झील नक्की है, गहरी भी है, ठीक है ना। चलिए लेगून या अनूप झीलें, लेगून झीलें क्या होती है, देखो समुद्र लहरा रहा है यहाँ, ठीक है, समुद्र लहरा रहा है यहाँ पे, समुद्र के पानी में ही कोई अवरोध बनकर, यानी कि प्रवाल भित्तियों से या किसी से अवरोध बनकर जो झीलें बन जाती है वो आपके कहलाती है लेगून झीलें, ठीक है। समझ में आ गई, पहले बीच में और समझाई थी ये चीज, ठीक है। समुद्री जल के बीच अवरोध से बनी झीलें लेगून झीलें हैं, जैसे आपके चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, ये सब इसके अंदर आ जाती है, ठीक। अब हिमानी या हिमनद द्वारा निर्मित झीलें, ठीक है, हिमानी या हिमनद से अपरदन से बनी हुई झीलें जो होती है, सिंपल लैंग्वेज है, कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, वो आपके आ जाती है इसमें, जैसे आपके उत्तराखंड की नैनीताल, भीमताल वगैरह। अच्छा ताल ताल जहां पे आएगी ना वहां उत्तराखंड है। ये थोड़े तरीके हैं जो याद रखने के, अभी मैं जब आपको मैप पे बताऊंगा सारी झीलें तब देखना आपको हाथों हाथ याद है, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं कि बस आंख मीच के, मैं मारवाड़ी बीच में बोल दिया करूं, आंख मीचन सवाल सही करना है, ठीक है। देखो वायु द्वारा निर्मित झीलें यानी वायु अपर्दन द्वारा, तो वायु अपर्दन द्वारा झीलें जो ज्यादा निर्मित है उनके उदाहरण राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वायु द्वारा निर्मित झीलें होती है वो मरुस्थलों में ज्यादा होती है। अब मरुस्थल की मिट्टी होती है ना, वही तो जल्दी फटाफट फर फर उड़ जाती है ना। बाकी जगह जैसे पठारी है तो वहां पे इतनी वायु से अपर्दन होता नहीं है, तो यहाँ ये मरुस्थल में अधिक देखने को मिलती है। आपके सांबर, डीडवाना वगैरह इसके उदाहरण आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपके झीलों का वर्गीकरण। मैंने बताया आपको आज की क्लास बहुत छोटी है, ठीक है ना, मैं आपका समय लूंगा और न अपना ज्यादा दूंगा, ठीक है। अब देखो मुख्य मुख्य झीलें पढ़ लेते हैं, इसके बाद में मैं आपको मैप पर ले जाऊंगा और मैप पे आपको व्यवस्थित और चीजें बता दूंगा कि और दिमागी काम को कर रही हो। ठीक है, देखो चोलामू सबसे ऊपर लिखा है मैंने, है ना, सबसे ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंचा लिखा है बोर्ड पे, है ना, इसको सबसे ऊंचा लिखा है। आप मतलब मेरी क्लास को जितना ध्यान से देखोगे उतनी ही आपको याद होगी, और मतलब याद कैसी होगी कि स्लाइड आपके नजरों के सामने घूमेगी जब भी प्रश्न आएगा, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा है यानी कि सबसे ऊंची झील है जो सिक्किम में है, उत्तरी सिक्किम के अंदर है। भारत की सबसे ऊंची झील है, लगभग 5300 मीटर ऊंची है, लगभग कह सकते हो आप अंदाजन 17,500 या 18,000 फीट ऊंची है, ठीक है। जो मुख्य मुख्य तथ्य है वो याद कर लो ना तो भी गणो है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में अगर याद नहीं भी रहे, सामान्य बुद्धि मेरे जैसे विद्यार्थी है वो इतने भी याद कर ले तो देखेंगे कि सवाल हमारे सही हो रहे, ठीक है ना। तो वहां पे ये चीज है। देखो चिल्का झील कहाँ है ये पूछा जाता है तो उड़ीसा, ठीक है। इसकी खासियत क्या है कि ये राजस्थान, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का, ठीक है ना। राजस्थान की कौन सी है, सांबर, ठीक है। तो ये रामसर आर्द्र भूमि, नम भूमि जो है आर्द्र भूमि साइड के अंदर शामिल है। फिर कोलेरू, स्थान पूछते हैं सीधा सीधा, आंध्र प्रदेश कहां है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। कोलेरू कहां है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है ये कोलेरू, दलदली क्षेत्र का बहुत निर्माण करती है ये, तो एशिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, ठीक है, याद हो गया। वेम्बनाड झील सीधा स्थान पूछते हैं, केरल के अंदर है। कहां है, केरल के अंदर। लेगून झीलें वैसे ज्यादा, केरल के अंदर बहुत ज्यादा लेगून झीलें हैं, ठीक है। तो भारत की ये सबसे बड़ी लेगून झील है। अब लेगून झील क्या है वो बता दिया मैंने आपको, इसीलिए पहले बताया ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, लगभग 96 किलोमीटर लंबी है और लगभग छोटी बड़ी 10 नदियों का पानी इसके अंदर गिरता है, ठीक है, 10 नदियों का पानी लगभग गिरता है। फिर आ जाती है आपके लोकटक झील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील की लोकेशन कहां है, लोकटक है आपके मणिपुर में। कहां है, मणिपुर के अंदर है लोकटक झील, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसी के अंदर है, ठीक है ना। तो तैरते हुए द्वीप इनके अंदर पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है फुमडिस या फुमिस, इस तरीके से नाम है इनके, ठीक है ना।
तो ये यहाँ पे पाया जाता है। ये लोकटक झील की खासियत है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका स्थान पूछते हैं, लोकटक कहाँ है, मणिपुर के अंदर, ठीक है। फिर भाई साहब आती है आपके वुलर झील। वुलर झील कहाँ है, कश्मीर के अंदर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। और प्राकृतिक, ठीक है ना, हाँ, कृत्रिम में कौन है, प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी की। जब तक आप सवालों के एक एक शब्द पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आपके सवाल गलत होंगे, चाहे टेस्ट सीरीज में हो, चाहे इसमें हो, या चाहे एग्जाम में हो। जब तक आप एक एक शब्द को नहीं पढ़ोगे, प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझोगे, तब तक आपके सवाल गलत होंगे। यही होता है अपना दायरा बढ़ाना, अभ्यास करना, निरंतर पढ़ना। इसका फायदा होता है कि आपके फिर बाद में वहां पे ध्यान केंद्रित होने लगता है। तो भारत की सबसे बड़ी, देखो क्या क्या चीज याद है, सबसे बड़ी, मीठे पानी की और प्राकृतिक, तब तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तब आएगी वुलर झील, ठीक है ना। कश्मीर में और भी एक डल झील है जहां पे शिकारे बहुत ज्यादा चलते हैं। शिकारे, वो लंबी सी नाव होती है ना, ऐसी पतली पतली, वो शिकारे बहुत ज्यादा चलते, 500 से अधिक शिकारे हैं वहां, ठीक है। गोविंद सागर झील, अब गोविंद सागर की देखो हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा नंगल बांध के पीछे बनी हुई है। और भारत की सबसे बड़ी, देखो ये भी सबसे बड़ी मीठे पानी की लेकिन कृत्रिम झील। ये अंतर है, ये अंतर है। और यहां से अंतर पहचानने और प्रश्न यहीं से चेंज होते हैं, ठीक है ना। जो नई तैयारी पुराने कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकरों को सबको पता होगा, केएल राहुल, सब ध्यान देना, ठीक है ना, कि सारे अपने यहां से ये प्रश्न बदलते हैं और यहां से इस तरीके से याद करना है, ठीक। ये मुख्य मुख्य जिले होंगे साथियों। अब राजस्थान की इसमें मैंने नहीं ली है क्योंकि राजस्थान की अपने आप को स्पेशली करवाई है, ठीक है ना। और वैसे क्रैश कोर्स में भी एक ले लेंगे राजस्थान वाली जिलों का टॉपिक, जो मोस्ट चीजें होगी वो सारी बता देंगे वापस। अब आ जाते हैं अपन इस बहुत मतलब सुंदर नक्शे पे। सुंदर इसलिए कहता हूं कि जहां जहां मुझे भारत और राजस्थान के नक्शे दिखते हैं वो मुझे ऑटोमेटिकली सुंदर लगते हैं, ठीक है ना। तो सुंदर इसलिए नहीं है कि गौरव ज्ञान धारा चैनल पे, इसलिए नहीं, जहां जहां भी भारत और राजस्थान का नाम आ जाए तो वो अपने आप सुंदर हो जाता है। ये सुंदरता है अपने देश की, स्वदेश की, ठीक है ना। ठीक है, चलिए चलिए साथियों, अब अपन आ जाते हैं वापस। अब देखो, अब इसमें ज्यादातर मैंने आपको कहा आपको क्या याद रखना है, लोकेशन याद रखनी है कि कौन सी झील कहां है, और अधिकांश प्रश्न यहीं से बनते हैं। यहां पे गलती करोगे तो वहां पे गलती होगी, ठीक है ना। ये अच्छी तरीके से याद कर लेने। देखो साथियों, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं अपने। मानस बल झील जो है जम्मू कश्मीर, ऊपर ऊपर सारी जम्मू कश्मीर की लिखी हुई है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। एक चीज साथियों ध्यान देना कि नाग नाग जिसमें भी आया है वो सारी जम्मू कश्मीर में जा रही है, जिसके पीछे नाग आया है। देखो यहां से इसको तो छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, एक तो नागिन आ गई, एक ये नाग आ गई, ठीक है, शेष नाग, एक ये अनंत नाग, ये सारी आ गई। आपके नाग जिसके पीछे आ जाए और आपको करनी है तो आप जम्मू कश्मीर करोगे। एक ये आ गई आपके डल झील, ठीक है। और ये देखिए, ये बैरी नाग झील, ये इसके पीछे भी आ गया नाग। तो नाग नाग वाली देखो, जितनी नाग नागिन जितनी है वो सारी जम्मू कश्मीर के अंदर। याद करने का तरीका है, ठीक है ना। ये आ गई। अब देखो साथियों, अपन लेते हैं उत्तराखंड की झीलें। अब उत्तराखंड में देखो नैनीताल झील, ठीक है, बहुत अच्छी घूमने की जगह है। हुरपा ताल झील, कंकाल झील, सात ताल झील, ठीक है। और ये भी आपके उत्तराखंड की नौकुचिया ताल झील, ठीक है। अब देखना, अब इसमें आप यदि ध्यान दोगे, उत्तराखंड में सारी कौन सी आ रही है, ताल वाली झीलें। पीछे जिसके भी ताल लगाए, कंकाल को छोड़ दो तो पीछे जिसके भी ताल लगा है, देखो नौकुचिया ताल उत्तराखंड, सात ताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड। तो जिसके पीछे पीछे ताल लगा है वो सारी आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देखो, यहां से बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत सारी झीलें याद हो गई। फिर आप प्रश्न जब प्रैक्टिस करोगे तब देखोगे कि जिसके पीछे नाग आ रहा है और कश्मीर कर रहे हैं, हमारे सही हो रहा है। जिसके पीछे ताल आ रहा है, हम उत्तराखंड कर रहे हैं, हमारे सही हो रहा है। ये स्मार्ट स्टडी का एक पार्ट है, ठीक है। बाकी याद तो डायरेक्ट परंपरागत तरीके से तो रखना ही है, ठीक। अब इसके अलावा साथियों, राजस्थान की तो आपको सभी पता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। लूणकरणसर उत्तर भारत की खारी झील, सबसे बड़ी राजस्थान का राजकोट। ये डीडवाना, इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको, डीडी तेरा देवल दीवाना, ठीक है ना। अब किसे याद नहीं होती, कई जना क्या गुरुजी ट्रिक ज्यादा याद नहीं होती, ज्यादा करनी भी नहीं, जहां पे जरूरी है वहां करनी है। हमें सभी को देखते हुए ट्रिक देनी पड़ती है। आपकी
झीलें अच्छी है, आपको झीलों में ट्रिक की आवश्यकता नहीं हो, किसी की नदियां अच्छी है, किसी को नदियों में आवश्यकता नहीं हो, तो किसी को नदियों में आवश्यकता होती है, किसी को झीलों में होती है। तो हमें एक शिक्षक को जो है ना सभी को समान नजरिए से देखना पड़ता है। फिर आपको चॉइस करनी है कि आपको कौन सी याद करनी है, कौन सी छोड़नी है, ठीक है ना। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको ये याद करनी है, आपको ये छोड़नी है, वो आपको अपने ऊपर लेकर और फिर निर्णय लेना है, ठीक है। इसीलिए आपको यहां से मैं ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब दीदी तेरा देवल दीवाना, देवल संस्थाओं द्वारा यहां से नमक इकट्ठा किया जाता है, बनाया जाता है। अब ये इतने सिंपल, देखो अब वहां पे कंफ्यूज होते हो बार बार, इतना सा याद करना है। अब किसको याद नहीं, हम आपके कौन, किसने नहीं देखी। कई जनान तो मैं बोलूं ना तो धुन चाले दिमाग में, दीदी तेरा देवर दीवाना, कई जनों के तो गाना चलता है, सीधा सीधा दिखता है, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, है ना। चलिए, तो ये फिर राजसमंद झील सबसे बड़ी शिलालेख जो यहाँ पे है 25 पट्टिकाओं वाला, पिछोला झील राजस्थान उदयपुर में, जय संबंध, फतेह सागर। अब राजस्थान की सभी मैंने आपको पढ़ा रखी है। फिर साथियों यहाँ आ जाती है लोनार झील, जो कहाँ की है, महाराष्ट्र की। इसकी खासियत है कि ये उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है, ठीक है। लोनार झील उल्का पिंड द्वारा है। फिर है पोवई झील, ये भी महाराष्ट्र में, लोकेशन याद रखनी है। बेलांदूर झील कर्नाटक के अंदर, लोकेशन याद रखने ना। वेमनाड झील आप अभी आपको बता दी केरल के अंदर है। इसके अलावा अष्टमुडी और वेल्लयानी झील भी आपकी केरल के अंदर है। इनकी सबकी लोकेशन याद करनी है, बाकी कोई आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सिक्किम की साथियों चोलामू तो पढ़ ली, इसके अलावा गुरु डोंगमर भी पढ़नी है आपको। ये लोकटक झील मणिपुर वाली, ठीक है। ये उमियम झील मेघालय के अंदर, ये चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी उड़ीसा के अंदर, ये कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंदर, हुसैन सागर तेलंगाना के अंदर। पहले सीमा आंध्र प्रदेश में पड़ती थी, लेकिन विभाजित होने के बाद में तेलंगाना के अंदर। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है, और अंसुपा झील तमिलनाडु के अंदर है। इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादातर प्रश्न साथियों इन जिलों में से बनते हैं, अधिकांश प्रश्न, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके नक्शे पे आधारित, इसको संभाल के रखना। और एक जो है कुछ यदि छूट भी गई है तो एक इस लिस्ट से देख लेते हैं अपन कि मान लो बाय द वे कुछ छूट गई है तो इसमें और सारी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखो, ये तो आ गई आपके राजस्थान की, राजसमंद, पिछोला, लूणकरंसल, डीडवाना, ठीक है। पुलिकट आ गई आपके तमिलनाडु, उट्टी झील तमिलनाडु, येरकांड झील आपके तमिलनाडु की, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, और निजाम सागर आंध्र प्रदेश। फिर वापस यहाँ पे थोड़ी सी राजस्थान की और आई है वापस, तो ये जयसंबंध झील, सांबर झील, फतेह सागर झील और पंचभद्रा या पंचपद्रा झील जो है ये आ गई आपके, और पुष्कर झील। डल झील आपके जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, और सोमोराजी ये जम्मू कश्मीर की आ गई, और लोकटक झील आपके मणिपुर के अंदर, ठीक है। फिर देखो ये ताल वाली, 7 ताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, चंद्रा झील हिमाचल प्रदेश, ब्रह्म सरोवर हरियाणा, कोयला झील महाराष्ट्र के अंदर, है ना, कोयना झील भी कहते हैं इसको, अष्टमुडी झील केरल के अंदर, अभी अपन ने नक्शे में भी देखा, मायन झील गोवा के अंदर, सांगमी झील सिक्किम के अंदर, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर, रूपकुंड उत्तराखंड के अंदर, भीमताल उत्तराखंड, राक्षस ताल उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, लोनार झील महाराष्ट्र, वेमनाड केरल, करंजी कर्नाटक, शेषनाग जम्मू कश्मीर, मानसवल जम्मू कश्मीर। तो ये मतलब अब जैसे नक्शे में कुछ छूट भी गई है तो भी फिर आपके यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। इसमें मैंने किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ के बताइए। आपको भी इसको सिर्फ ऐसे ही लिख के और सीधी याद करनी है। याद कैसे करोगे, याद कर लेना पहले, फिर बाद में एक तरफ हाथ रख के और फिर देखना कि कितनी याद हो गई और कितनी बाकी है। यही याद करने का इसका तरीका है, ठीक है ना। और ऐसे 2-3 बार करोगे तो आपको लगभग सारी याद हो जाएगी। हाथ रख के देखना है ये मुझे याद है या नहीं है, फिर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तुरंत देख लेना कि हाँ यहाँ पे है, अगली बार वो आपको याद रहेगी, ठीक है ना। ये याद करने का साथियों तरीका है। हालांकि मैं झील वाला ये टॉपिक करवाने वाला नहीं था क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। मैं कह भी देता कि आप लोग अपने स्तर पे कर लेना तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, आप कर लेते, है ना। ऐसा कुछ इसमें ज्यादा समझने लायक था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज बता देते हैं ताकि एक तरीके से अफवाह अपन पूरा कर दें। तो अब अपने मानसून प्रणाली वगैरह वो रहेगी, उसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में अभी भी 6 महीने हैं, बहुत समय है। और अपना कोर्स लगभग 75% अपन फर्स्ट पेपर जीके का पूरा कर चुके हैं, है ना। जीके के अंदर इतना तो पूरा हो गया। पॉलिटिकल रही है खास तौर पे, और भारत के कोई 2-4 टॉपिक रहे जहां पे प्रश्न कम आते हैं अब उन टॉपिक में से,
जहां पे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो सारे कवर कर लिए। प्रश्न कम आते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि अपन छोड़ेंगे, अपन करेंगे उनको भी, लेकिन उस हिसाब से ही करेंगे जिस हिसाब से पढ़ना है। जहां से प्रश्न बनते हैं उसी तरीके से करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, देखो संडे को मैं बताता हूं आपको पूरी स्ट्रेटेजी। मैं खुद भी एक प्लान बनाऊंगा पूरा, उसके हिसाब से उसके आधार पर आपको बताऊंगा। लेकिन ये जून और जुलाई जो है वो आपको रीट के लिए समर्पित रहना है। आगे पता नहीं रीट के लिए क्या सरकार क्या निर्णय ले ले कि क्या उठापटक करें आगे रीट को लेकर, और कोई पात्रता है तो फिर और किसी में लागू कर दे। इसलिए डील नहीं करनी है, जिन्होंने दिया है वो भी, जिन्होंने नहीं दिया है वो भी, सभी को देनी है। और अभी तो डेट भी वापस खुल गई, तो फॉर्म जिन्होंने नहीं भरे हैं वो भी भर देना। बाद में फिर ये कमेंट मत करना कभी भी चैनल में कि गुरुजी मैंने फॉर्म नहीं भरा, मेरे फॉर्म रह गया। फिर एक तो फॉर्म रह गया, एक गुरुजी मेरे तो नाम गलत आ गया, मेरे तो डिग्री गलत आ गई, मेरे तो ये स्पेस आ गया, वो आ गया फलाना ढिमका। भाई आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे, कोई पहले दूसरी टाबर तो होगो कि गुरुजी मेरे गलत होगो। अरे गलत क्या नवह रहे, मेरे तो आज दिन तक कभी कोई फॉर्म में एक गलती नहीं हुई। आपके गलत कैसे होता है? या तो जायन थे बाका फाड़ो बटे ई मित्र वाला, या बिन भरोसे रह जाओ तू भर दीजिए, तब होती है गलतियां। भाई 2 बार चेक करो, 3 बार चेक करो, ज्यादा ज्यादा 20 रुपए ज्यादा ले लेगा वो, और तो क्या करेगा। कम से कम आपको इतनी टेंशन तो नहीं होगी। जिंदगी है ना, ये 30-35 साल की आपकी आगे भविष्य की जिंदगी का फैसला होने जा रहा है। जब आप फॉर्म ही सही ढंग से नहीं भरते हो, जब आप फॉर्म में ही गलतियां करते हो, तो फिर आगे तो आपका राम जी मालिक है। आगे कोई भाई हमारे जैसों से फिर सिर फोड़ने से क्या होगा ये बताओ। फिर फॉर्म नहीं भरते हो तो या तो मुझे पूछोगे या किसी और को पूछोगे मेरी ये गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, फॉर्म की डेट खुलेगी कि नहीं खुलेगी। मुझे वास्तव में दिल से बताऊं ना, ऐसे विद्यार्थियों पे बहुत मतलब लगता है कि ये गलतियां कैसे होती है। हम मान लिया 2-5% की मित्र वाले गलती कर लेते हैं, लेकिन आप तो कम से कम सतर्क रहा करो ना वहां पे। भाई उसको कह दो कि 20 रुपए मेरे से ज्यादा ले लेना भले, लेकिन मेरे फॉर्म में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। बस जब भीड़ कम होती है उस टाइम भरो। लास्ट डेट तक रुकते ही क्यों, लास्ट डेट तक रुकते हो तब गलतियां होती है। शुरू के 2-4 दिन निकाल दो, कोई भी तकलीफ होती है उसमें साइट में एकदम व्यवस्थित चलने लगती है, भर दो। महीना 1.25 महीने का समय मिलता है, जब तो थे तो करो तो मौज। और बाद में पता क्या गुरुजी मेरे यहाँ गलती होगी, मेरे फलानों को, मेरे ढिकड़ों को। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि अपने प्रति सतर्क रहो, अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहो। ये फिर बाद में इधर उधर रोने से मतलब नहीं निकलने वाला है। कटु है, जिनकी गलतियां हुई है ना उन्हें बहुत कड़वी बात लगेगी ये, लेकिन ये सत्य है कि जब तक आप ये सबक नहीं लेते हो कि लापरवाही नहीं करनी है, धैर्य से काम लेना है, ये सारी चीजें नहीं सीखते हो, तब तक आपके अंदर शिक्षक बनने के गुण आए ही नहीं है। और शिक्षक बनने के ये गुण विकसित करोगे तब जाकर आप व्यवस्थित तैयारी कर सकोगे, और तब जाकर आपको सीट मिलेगी। अब हंसी ख्याल नहीं है शिक्षक बनना। चलिए ये बातें होती रहेगी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।